सफदर अब्बास सैयद जब लंदन से पाकिस्तान आते हैं तो इनके पास मेरे लिए पुरानी और नायाब किताबें होती हैं। इस दफ़ा इनकी पोटली में वाकई कमाल की पुरानी किताबें थीं। एक किताब तो मशहूर बोरख टॉइनबी के लिखे खाकों की है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले अहम लोगों के बारे में लिखी थी। इस किताब में दिलचस्प बाब वो है जो उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू पर लिखा है। नेहरू बारे लिखते हैं, एक दफ़ा वो लंदन आए तो इनके एक दोस्त ने दावत की। नेहरू ताज़ा ताज़ा इंडिया से जेल काट कर आए थे। जब वो इस दावत में पहुंचे तो क्या देखते हैं, सामने से एक अंग्रेज अफसर चलता आ रहा है। नेहरू और इस गोरे अफसर ने एक दूसरे को देखा तो एक सीन पैदा हो गया। पता चला वो अंग्रेज अफसर चंद दिन पहले ही हिंदुस्तान से लंदन आया था। नेहरू भी जेल से छूटकर अभी अभी आया था। इस गोरे अफसर ने ही नेहरू को इंडिया में जेल में डाला था। अब ये अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। एक कैदी और इसका जेलर हिंदुस्तान से हजारों मील दूर सलाखों के बगैर एक दूसरे के सामने बैठे थे। अब वो क्या बात करें। ताहम टॉइनबी का कहना है कि अब इस बात का पता ना चल सका कि मेज़बान को वाकई इल्म न था कि नेहरू और इस अंग्रेज अफसर के दरमियान हिंदुस्तान में क्या कुछ हुआ था, लिहाजा इसने दोनों को खाने पर बुला लिया था। या ये महज एक इत्तफाक था या फिर वाकई मेज़बान को इस पूरी कहानी का इल्म था, लिहाजा इसने चस्का लेने के लिए दोनों को बुला लिया कि देखते हैं एक दूसरे से यहाँ मिलकर इन्हें कैसा महसूस होता है। खैर, सफदर अब्बास सैयद की लाई इन किताबों में एक किताब तो बहुत शानदार है। ये किताब है वॉरेन हेस्टिंग्स एंड ब्रिटिश इंडिया। 1947 में छपने वाली इस गैर मामूली किताब के मुसन्निफ हैं पेंडेरल मून, जो हिंदुस्तान में लंबा अरसा कमिश्नर रहे। पेंडेरल मून ने एक और शाहकार किताब लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रेंजर्स इन इंडिया, जो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट और जज को पढ़नी चाहिए। खैर, ईमानदारी की बात है, मुझे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में ज्यादा इल्म ना था, लेकिन पेंडेरल मून मेरा फेवरेट लिखारी रहा है, लिहाजा मैंने वैसे ही शुरू की तो फिर ये किताब नीचे न रखी गई। वॉरेन हेस्टिंग्स हिंदुस्तान में बरतानिया कहें या ईस्ट इंडिया कंपनी का 1772 में बंगाल का पहला गवर्नर लगाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल फतह कर चुकी थी। क्लाइव की फोर्सेस ने नवाबों की सल्तनतें खत्म कर दी थी। बंगाल के नवाबों की आपस की लड़ाइयों का फायदा उठाया गया था। मीर जाफर को मोहरा बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुक्मरानी शुरू कर दी थी। ताहम इस दौरान मीर कासिम और नवाब शुजाउद्दौला ने जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिमत की, वो अपनी जगह बहादुरी की मिसालें थी जिन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को बहुत मुतासिर किया था। जिन दिनों बंगाल में ये जंगें लड़ी जा रही थी, वॉरेन वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के तौर पर भर्ती होकर लंदन से आया हुआ था, लिहाजा इसने वो सारा दौर करीब से देखा था। वॉरेन की लाइफ बचपन से ट्रेजिक रही थी। बरतानिया में वॉरेन का खानदान नवाब था, अपना महल था, जायदादें थी। फिर बदकिस्मती शुरू हुई, वहां बादशाह के खिलाफ बगावत हुई, सिविल वॉर शुरू हुई तो इसकी लपेट में वॉरेन का खानदान भी आ गया। महल और जायदादें छिन गई। इस दौरान वॉरेन की माँ फौत हो गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली, बाप भी कुछ अरसे बाद फौत हो गया। वॉरेन को इसके दादा ने पालना शुरू किया। वो अपने महल से एक घर में शिफ्ट हुए तो जिंदगी मुश्किल हो गई। कुछ अरसा बाद इसका अंकल लंदन से मिलने आया तो इसे ये बच्चा सही लगा। वो इसे साथ ले गया कि अगर इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए तो बहुत नाम पैदा करेगा। 2-3 साल बाद इस अंकल की भी मौत हो गई तो अंकल के दोस्त ने 17 साल के इस लड़के को ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क भर्ती करा दिया। वो कुछ अरसे बाद हिंदुस्तान भेजा गया जहां इसने कई बरस गुजारे। ट्रेजेडी ने यहां भी इसका पीछा ना छोड़ा। पहले बीवी फौत हुई तो बेटे को लंदन भिजवा दिया। कुछ अरसा बाद बेटा भी फौत हो गया। इस दौरान इसका बंगाल में कई इश्यूज पर कंपनी से इख्तलाफ होना शुरू हुआ तो इसने 4 साल बाद इस्तीफा दे दिया और लंदन चला गया। लेकिन दूसरे गोरे अफसरान की तरह इसने भी हिंदुस्तान में पैसा नहीं बनाया था। इसके पास सिर्फ 30,000 पाउंड थे। अगरचे वॉरेन ने बंगाल में कई इनकलाब देखे थे, लेकिन इसने दूसरों की तरह वहां से बड़ा माल नहीं बनाया। 2 साल में वो पैसा खत्म हो गया। एक तो वो पैसा खर्च करने में एहतियात नहीं करता था, दूसरा वो अपने जरूरतमंद रिश्तेदारों को इनकार नहीं करता था। जिस रिश्तेदार ने इससे पैसे मांगे इसने दे दिए, यूं जल्द इसकी जेब खाली हो गई। खैर, इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिगड़ते हालात देखकर एक अच्छे अफसर की जरूरत पड़ी तो इनको वॉरेन हेस्टिंग्स याद आ गया, जिसे बंगाली और उर्दू जबान आती थी, जो इसने हिंदुस्तान में रहकर सीखी थी। यूं इसे गवर्नर जनरल बनाकर बंगाल भेज दिया गया। इस जमाने में लंदन से हिंदुस्तान बहरी जहाज 6 माह में पहुंचते थे। कुछ रास्ते में डूब जाते। वॉरेन को इस जहाज पर एक जर्मन जोड़ा मिला। जर्मन खातून अपने 2 बेटों और अपने खाविंद के साथ सफर कर रही थी। इसका खाविंद एक पेंटर था जो इस लालच में हिंदुस्तान जा रहा था कि वहां वो बंगाल, लखनऊ या कलकत्ता के नवाबों के पोर्ट्रेट बनाकर पैसा कमाएगा। इस जर्मन जोड़े से वॉरेन हेस्टिंग्स की अच्छी दुआ सलाम हो गई जब इन्हें पता चला कि वो भी हिंदुस्तान में आला ओहदे पर लगकर जा रहा है। इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स जहाज पर सख्त बीमार हो गया तो इस जर्मन खातून ने इसका बहुत ख्याल रखा, तीमारदारी की। इस दौरान पता नहीं कब दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और जहाज पर ही फैसला किया कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। जब इसके खाविंद को बताया गया तो इसने कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इसे पैसे चाहिए थे, इसे इन दोनों की शादी पर एतराज नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग और इस जर्मन खातून के खाविंद के दरमियान बड़े अच्छे तरीके से सब मामला तय हो गए, लेकिन शादी में कुछ रुकावट थी। जर्मनी से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था। सबसे पहले तो जर्मन शौहर ने वॉरेन हेस्टिंग्स से ईस्ट इंडिया कंपनी में आला ओहदा लिया। अब वॉरेन, जर्मन खातून, इसका खाविंद और इनके 2 बच्चे वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ इसके बंगले में 2 साल तक इकट्ठे रहे, पहले मद्रास और फिर कलकत्ता। इस दौरान जर्मन खाविंद को कंपनी ने लंदन बुला लिया। तय हुआ कि जर्मन की बीवी हिंदुस्तान में वॉरेन के साथ रहेगी। इस दौरान खाविंद जर्मनी जाकर तलाक का अमल मुकम्मल कराएगा और इसके सब सफरी और दीगर अखराजात वॉरेन हेस्टिंग्स अदा करेगा।
جرمنی میں طلاق کی یہ وجہ بتائی جائے گی کہ میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا، لہٰذا وہ مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وارن ہیسٹنگز نے جرمن خاوند کو بہت دولت مند کر کے یورپ واپس بھیجا، جو وہ نوابوں کے پورٹریٹ بنا کر بھی کما نہیں سکتا تھا۔ طلاق کے عمل میں کچھ دیر ہو گئی۔ اس دوران وارن ہیسٹنگز جرمن خاتون کے ساتھ ایک گھر میں رہا۔ 1772 میں جو بحری جہاز پر محبت شروع ہوئی، اس کا انجام 1775 میں شادی پر ہوا۔ وارن اپنی جرمن بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس خاتون کا اثر ساری عمر اس پر رہا۔ اس جرمن خاتون کے پہلی شادی سے 2 بیٹے تھے، جن کو وارن ہیسٹنگز نے اپنے خرچے پر پڑھایا اور ان کی بہترین پرورش کی۔ اس دوران وارن ہیسٹنگز کو پتہ چلا کہ اس کی خوبصورت جرمن خاتون، جو اب ہندوستان کے گورنر کی بیوی تھی، ہندوستانیوں سے اپنے خاوند کے ذریعے کام کرانے کے بدلے بڑے بڑے تحائف اور تگڑے پیسے لے رہی تھی۔